Online students, check your audio and video. देखना आगे पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे बैंकिंग सर्विसेज। बातचीत वन। टोटल हम लोग जो नंबर ऑफ सर्विसेज पढ़ने वाले हैं डेट इज हियर। हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, उसके बाद पोस्टल, टेलीकॉम, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जिसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं अभी, दैट इज बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग के अंदर पिछले क्लास के अंदर हम लोग पढ़े थे बैंक्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन से टाइप का अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक टू द अकाउंट होल्डर, क्या बेनिफिट्स है इंटरनेट बैंकिंग का टू द कस्टमर एंड टू द बैंक। राइट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट। तो जो हम बैंक्स मतलब बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, उस बैंक अकाउंट से हम कितने कितने तरीके से, कौन कौन से तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तुम सुने होगे, आई थिंक मे भी सुने हो, तो एक NEFT बहुत फेमस है और एक दूसरा RTGS है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो हम समझेंगे आज की क्लास में हाउ डज NEFT वर्क्स, हाउ डज RTGS वर्क्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NEFT एंड RTGS। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेमेंट का तरीका। दो मेन पेमेंट का तरीका, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड का मतलब है कि हमारे अकाउंट में पैसा है, तो उस पैसे के बदले हमको जो है हम बैंक अकाउंट खोले हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट खोले हैं, और उसमें हमको बैंक जो है डेबिट कार्ड इशू करता है। डेबिट कार्ड एक प्रकार का ATM कार्ड जैसा दिखता है, मे बी देखे भी होगे तुम, है ना। और वो डेबिट कार्ड में हम लोग जो है कहीं से भी ऑनलाइन पेमेंट अगर करना है तो हम डेबिट कार्ड से वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हमारे अकाउंट से उतना रुपये अपने आप माइनस हो जाएगा। क्लियर है? Anyone, what is the difference between a debit card and a credit card? क्या डिफरेंस है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड? मनी डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, अगर एक पर्सन के बैंक अकाउंट में रहता है तो वो दूसरे बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट है उतना ही ट्रांसफर हो सकता है। और क्रेडिट मतलब उधारी में हम बैंक से लोन लेके ट्रांसफर करते हैं, उसको मंथ के एंड में पे कर सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि हमारे अकाउंट में जो पैसा है उस पैसे को हम डेबिट कार्ड के थ्रू किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड वर्क करने के लिए इट इज़ एसेंशियल कि हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर मेरे अकाउंट में सोच लो 1 लाख रुपए है, तो मैं डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपया किसी को भी पेमेंट कर सकता हूँ। राइट, बट क्रेडिट कार्ड जो है वो होता है बैंक से एक प्रकार का लोन। हमारे अकाउंट में पैसा नहीं भी है तब भी मुझे सोचो क्रेडिट कार्ड मिला है बैंक से 50,000 का लिमिट का, इसका मतलब मैं कहीं पर भी 50,000 रुपये तक पेमेंट कर सकता हूँ उस कार्ड से, और बैंक मेरे बदले उतना रुपया पेमेंट कर देगा, भले ही मेरे अकाउंट में नहीं भी है पैसा तब भी। अब मंथ के एंड में यूजुअली 45 डेज में बैंक को उतना पैसा हम वापस कर देंगे। राइट, तो बैंक से एक प्रकार का लोन ले रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बैंक बहुत इंटरेस्टेड होता है क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए। ठीक है, रीज़न क्या है? बैंक जो है उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करता है। राइट, बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट यूज्ड बाय द अकाउंट होल्डर फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। राइट, बट वो जो इंटरेस्ट है, आज एक एग्जांपल देता हूँ तुमको कैसे क्रेडिट कार्ड वर्क करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे चल रहा है सितंबर 1/9 से 30/9, ये मंथ चल रहा है अभी। ठीक है, सोच लो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट है लेट से 1 लाख रुपीज़, तो मैं 1 लाख रुपए तक इससे पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सोच लो पूरा 1 लाख रुपया यूज़ कर लिया। ठीक है, मैं बिग बिलियन डेज में आईफोन खरीद लिया। ठीक है, चल रहा है क्रेडिट कार्ड में डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं 1 लाख रुपया मैं फ़ोन खरीद लिया। ठीक है, ध्यान देना, तो क्रेडिट कार्ड में यूज़ कर लिया 1 लाख रुपया का फ़ोन यूज़ खरीदने के लिए। अब बैंक बोलता है कि तुम 45 डेज के अंदर पैसा दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30/9 से रफली 45 डेज के अंदर अंदर मुझे बैंक को वापस करना है पैसा। ठीक है, तो 30/9 से 45 दिन बोलने से अक्टूबर और 15 नवंबर तक पैसा वापस करना है। ठीक है, अगर मैं 45 दिन के अंदर पैसा वापस कर देता हूं तो बैंक मेरे से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, बैंक मुझसे कुछ भी ब्याज नहीं लेगा।
जो मैं 1 लाख रुपए यूज किया वही 1 लाख रुपए दूंगा, कुछ भी इंटरेस्ट चार्जेस कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर मैं 45 दिन से लेट करता हूं तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस लग जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा होगा, राइट। तो बैंक बोलता है हमेशा मार्केटिंग के समय कि क्रेडिट कार्ड ले लो सर, क्रेडिट कार्ड फ्री है, आराम से यूज करना, 45 दिन में पैसा देना, कोई टेंशन नहीं है, कुछ इंटरेस्ट चार्जेस कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि बैंक भी जानता है कि 10 कस्टमर में से 8 लोग तो पैसा दे देंगे 45 दिन में, लेकिन 2 लोग तो नहीं दे पाएंगे या भूल जाएंगे। ये जो 2 लोग नहीं दे पाएंगे, इनसे इतना इंटरेस्ट और चार्जेस हम ले लेंगे कि सबका रिकवर हो जाएगा, 10 जन का पैसा रिकवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द गेम ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का ये गेम है, फ्री है, बट फ्री तब तक है जब तक तुम याद करके उसका पेमेंट कर रहे हो, तब तक ही वो फ्री है। एक बार अगर भूल गए बाई चांस पैसा पेमेंट करना, इतना ज्यादा इंटरेस्ट और चार्जेस लग जाएगा कि पूरा 1-2 साल का 3 साल का रिकवर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो क्रेडिट कार्ड फ्री होता है, हर बैंक फ्री में देता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बट वो क्रेडिट कार्ड में एक टाइम पीरियड होता है, जितना दिन के अंदर पैसा देना होता है, यूजुअली दैट पीरियड इज 45 डेज। बट अगर इसके अंदर दे दिए तो देर इज नो प्रॉब्लम, कुछ भी इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगेगा। हर महीना 50-60 हजार बैंक से उठा रहा हूँ, नेक्स्ट महीना दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री है। लेकिन कोई महीना में भूल गया तो इतना ज्यादा चार्जेस लगेगा कि वो रिकवर हो जाएगा। क्लियर है? और बैंक भी प्रोबेबिलिटी के गेम में चलता है। इसमें 10 लोगों को देंगे तो 8 लोग पैसा दे देंगे, 7 लोग पैसा दे देंगे, 1-2 लोग तो निकलेंगे जो नहीं दे पाएंगे। जो लोग नहीं दे पाएंगे उनसे हम इंटरेस्ट रिकवर करेंगे और बहुत ह्यूज इंटरेस्ट रिकवर करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई थिंक। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड कोई उधारी नहीं है, ये तो हमारी अकाउंट में पैसा है, हमको बैंक कार्ड दिया है, उसको यूज करके हम अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। क्रेडिट कार्ड नाम से पता चल रहा है क्रेडिट मतलब उधारी लिया जा रहा है बैंक से, है ना। बैंक से हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी हम बैंक से उधारी ले रहे हैं अप टू अ लिमिट। हर इंसान के ट्रांजेक्शन के हिसाब से उसको क्रेडिट कार्ड मिलता है। अब मेरे बैंक में जितना ट्रांजेक्शन उसके हिसाब से मुझे 1 लाख का क्रेडिट कार्ड मिला, किसी के बैंक में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा उसको 10 लाख भी मिलेगा, किसी को 1 करोड़ का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। जिसका जितना बैंक में ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से उसको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का उधारी है बैंक से जो हम ले रहे हैं और कुछ दिनों बाद वो पैसा हम वापस करेंगे। क्लियर है ये? देखना, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। पहला डेबिट कार्ड, इट इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड to the account holder to make payment up to the amount of credit balance in their account। कितना पेमेंट कर सकते हैं? जितना रुपया उनके अकाउंट में है उतना ही रुपया पेमेंट कर सकते हैं, राइट। द बैंक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट टू द बिलर्स अकाउंट व्हेन द कस्टमर टाइप्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में अगर तुम कभी पेमेंट किए होगे तो उसमें एक 16 डिजिट का डेबिट कार्ड नंबर होता है, वो नंबर डालना पड़ता है। एक्सपायरी डेट होता है, वो एक्सपायरी डेट डालना पड़ता है। और एक CVV नंबर होता है कार्ड के बैक साइड में, वो डिटेल डालना पड़ता है। अगर ये 3 डिटेल हम डालते हैं और वो मैच करता है तो हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा और हम जिसके प्लेटफॉर्म में डाल रहे हैं वहाँ पे पैसा चला जाएगा। क्लियर है ये? कितना पेमेंट कर सकते हैं? जितना हमारे अकाउंट में है उतना ही पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर मेरे अकाउंट में 80,000 है तो मैं डेबिट कार्ड से किसी को 90,000 नहीं भेज पाऊंगा, 80,000 तक ही भेज सकता हूँ। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सेकेंड आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का लोन है जो हम बैंक से ले रहे हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट, और उस पैसे को हम वापस करेंगे बैंक को। क्लियर है? अंडर दिस the fund is directly transferred from one account to another। डायरेक्ट, सॉरी NEFT पढ़ दिया मैं। क्रेडिट कार्ड लाइक अ बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग अ बैलेंस इन इट, है ना। पैसा नहीं है अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे पैसा होना जरूरी है, क्रेडिट बैलेंस होना जरूरी है अकाउंट में, तभी पैसा पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसा होना जरूरी नहीं है, विदाउट हैविंग अ बैलेंस इन इट, राइट। इट एनेबल्स द कार्ड होल्डर्स टू मेक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक प्रकार का ओवरड्राफ्ट है, एक प्रकार का लोन है बैंक से, अप टू अ फिक्स्ड लिमिट।
हर कार्ड का एक लिमिट होता है, उतना तक ही हम पेमेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी। अलग अलग पार्टी के क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब हर पर्सन का जो एबिलिटीज है, उसका ट्रांजेक्शन्स है, उसके हिसाब से लिमिट मिलता है। जैसे मेरे को 1 लाख मिलेगा, किसी को 10 लाख, किसी को 1 करोड़, जिसका जितना ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से उसको जो है ओवरड्राफ्ट मिलेगा। ठीक है। इट इज अ प्लास्टिक कार्ड विद अ सिग्नेचर आइडेंटिटी ऑफ द ओनर। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक एंड द वैलिडिटी पीरियड। तो पर्सन का नाम, सिग्नेचर, वैलिडिटी पीरियड और कौन से बैंक का कार्ड है ऐसा उसमें लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है ये? तो आई एम एज्यूमिंग कि यू मस्ट हैव सीन अ डेबिट कार्ड। 100% मेरे हिसाब से आज के दिन में डेबिट कार्ड तो कम से कम देखे होगे तुम। हो सकता है क्रेडिट कार्ड कुछ लोग देखे हो, कुछ लोग ना देखे हो, ठीक है, पर डेबिट कार्ड 100% देखे होंगे। ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जैसा ही दिखता है, दिखने में, अपीयरेंस में वो पूरा सेम है, खाली वहाँ डेबिट कार्ड लिखा रहता है, इस पर क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ रहता है। ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, वो डिपेंड करता है, अगर हम बैंक अगर अलाउ करता है तो हम यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट से, और हो सकता है बैंक अलाउ नहीं कर रहा है तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्रेडिट कार्ड यू हैव, है ना। नेक्स्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको एनईएफटी बोलते हैं, और दूसरा होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको आरटीजीएस बोलते हैं। ठीक है। देखते हैं व्हाट इज एनईएफटी एंड व्हाट इज आरटीजीएस। दोनों ही यूज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पैसा भेजने में। ठीक है। हम बैंक में जैसे चेक से, सोच लो प्रतीक को पैसा भेजना है, तो मैं बैंक जाऊंगा, ठीक है, चेक काटूंगा जितना भी रुपए भेजना है उसका, और एक फॉर्म भरूंगा। उस फॉर्म में मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं एनईएफटी करना चाहता हूं कि आरटीजीएस करना चाहता हूं। ठीक है। तो एनईएफटी और आरटीजीएस दो फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करता है, दोनों यूज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पैसा भेजने में। ठीक है। अब दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन तो लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ भी एक सिलेक्ट कर देते हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ठीक है। एनईएफटी जो है वो यूज होता है रिलेटिवली थोड़ा सा कम अमाउंट का ट्रांजैक्शंस के लिए, जिसका लिमिट अप टू 2 लाख रुपीज है। ठीक है। तो अगर 2 लाख रुपए से कम हम किसी को भेज रहे हैं तो हमको एनईएफटी का ऑप्शन मिलेगा। एनईएफटी में क्या होता है, मैं आज बैंक में फॉर्म भरा, बैंक जो है उस पैसे को दूसरे के अकाउंट में भेजेगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर पैसा जाएगा। जैसे आज अभी मैं फॉर्म भरा, सोच लो 20 तारीख को दोपहर को 3 बजे, तो 21 तारीख को दोपहर के 3 बजे तक प्रतीक को पैसा मिल जाएगा। दिस इज एनईएफटी, है ना। इसमें अर्जेंसी नहीं है, आराम से 2 से 24 घंटा विद इन, मतलब मिनिमम 2 घंटा तो लगेगा ही, मैक्सिमम 24 घंटा लगेगा और पैसा जो है सामने वाले के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जो आरटीजीएस होता है वो रियल टाइम होता है, यूज होता है बड़े अमाउंट के लिए। सोचो मुझे 5 लाख भेजना है तो मैं आरटीजीएस करूंगा। आरटीजीएस से क्या होगा, अभी 3 बजे फॉर्म भरा, बैंक में डिपॉजिट किया, 3:10 को पैसा अकाउंट में आ जाएगा सामने वाले के। दिस इज आरटीजीएस, रियल टाइम, उसी समय पैसा सामने वाले के अकाउंट में बैंक जो है वो क्रेडिट कर देगा। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस है। एनईएफटी का अमाउंट थोड़ा कम होता है और ये थोड़ा सा टाइम लगता है सामने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने में, जो हम पैसा ट्रांसफर किए वो वाला अमाउंट। और आरटीजीएस जो होता है वो थोड़ा बड़े अमाउंट के लिए यूज होता है, रिलेटिवली मोर देन 2 लाख रुपीज, और यूजुअली जो है वो रियल टाइम में होता है, मतलब अभी पैसा भेजा तो सामने वाले के अकाउंट में साथ ही साथ पैसा आ जाएगा। क्लियर है? ये कैसे वर्क करता है देखना, एनईएफटी और आरटीजीएस। समझ में आ गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट? ठीक है। मैं रियल लाइफ के अंदर समझाता हूं कि हाउ डज एनईएफटी या आरटीजीएस वर्क्स, you will understand how the banking system works in our country, right? देखना, for example, सोच लो मैं पैसा भेजना चाहता हूं, किसको पैसा भेजना चाहता हूं, लेट से मैं प्रतीक को पैसा भेजना चाहता हूं। ठीक है। आई एम विलिंग टू ट्रांसफर लेट से 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपया जो है
2 लाख नहीं, सोच लो 1 लाख रुपया, एनईएफटी करके देखते हैं पहले। 1 लाख रुपया मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं, किसको? प्रतीक को। ठीक है, तो अब मेरा जो बैंक है, सोच लो मेरा बैंक अकाउंट है लेट्स से एसबीआई में। ठीक है, मेरा जो बैंक अकाउंट है कहाँ पे है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि प्रतीक का अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा, उसका तो कोई भी बैंक में अकाउंट हो सकता है, राइट। तो लेट्स से प्रतीक का जो अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में है। क्लियर? तो मेरा अकाउंट जो है वो कौन से बैंक में है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, और प्रतीक का अकाउंट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में है। ठीक से समझना, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग कंपनी है और आईसीआईसीआई बैंक अलग कंपनी है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टेट बैंक अलग है, आईसीआईसीआई बैंक अलग है पूरा। ठीक है, अब मैं अपने बैंक अकाउंट में जाता हूँ, एसबीआई में जाता हूँ अपने बैंक में, और मैं बोलता हूँ कि 1 लाख रुपया मुझे प्रतीक को भेजना है, फॉर्म भर के दे दिया। ठीक है, तो मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया कम हो गया, मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया कम हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया कम हो गया, ठीक से समझना। ठीक है, तो एसबीआई मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया कम कर दिया। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ प्रतीक के अकाउंट में 1 लाख रुपया क्यों बढ़ेगा? क्या आईसीआईसीआई बैंक को पैसा मिला है अभी तक? कि आईसीआईसीआई बैंक प्रतीक को पैसा क्यों देगा? तुम पहले सोचो। मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया कम हुआ है, मैं किसको पैसा दिया हूं? मैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा दिया हूं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक प्रतीक को पैसा क्यों देगा? 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा तो ये पैसा निकालने जाएगा, कहां निकालने जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक क्यों पैसा देगा 1 लाख रुपया? समझ में आ रहा है? जब तक आईसीआईसीआई बैंक को 1 लाख नहीं मिल जाता तब तक आईसीआईसीआई बैंक प्रतीक को 1 लाख क्यों देगा, राइट। तो जब मैं 1 लाख रुपया का एनईएफटी करता हूं तो मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया कम हो गया, मतलब मैं 1 लाख रुपया एसबीआई को दिया। अब एसबीआई क्या करता है? ये 1 लाख रुपया किसको देता है? आईसीआईसीआई बैंक को देता है, तभी आईसीआईसीआई बैंक जो है ये पैसा प्रतीक को देगा। बात समझ में आ रहा है? हम ये देख नहीं पाते, ये चीज हम देख नहीं पाते, समझ रहे हो? हमको लगता है अभी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा भेजे प्रतीक के आईसीआईसीआई बैंक में, तो स्टेट बैंक से पैसा कम हो गया, मेरे अकाउंट से पैसा कम हो गया, प्रतीक के अकाउंट में पैसा बढ़ गया। लेकिन तुम खुद सोचो, मैं पैसा किसको दिया था? मैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा दिया था। आईसीआईसीआई बैंक प्रतीक को क्यों देगा पैसा? जब तक आईसीआईसीआई बैंक को पैसा नहीं मिल जाता फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? तो बैकएंड में वो भी एक हो रहा है ना, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम के बाहर जाके अगर हम देखें, जो हम देख सकते हैं बैंक में, उसके अलावा ये भी हो रहा है बैंक में। एसबीआई पैसा भेज रहा है आईसीआईसीआई बैंक को। ठीक है, ऐसा कितना ही ट्रांजेक्शन होता होगा दिन भर में, लाखों लोग एसबीआई से आईसीआईसीआई में पैसा भेजते होंगे इंडिया में, और लाखों लोग आईसीआईसीआई से एसबीआई में भेजते होंगे। होता है कि नहीं? लाखों ट्रांजेक्शन हो रहा होगा दिन भर में। कोई हो सकता है लोकेश आईसीआईसीआई से मुझे भेज रहा है एसबीआई में, मैं एसबीआई से आईसीआईसीआई को भेज रहा हूँ, फिर आईसीआईसीआई कोई एसबीआई में भेज रहा है। ऐसे लाखों ट्रांजेक्शन हो रहा है इंडिया में, राइट। अब दिन के एंड में शाम को 5 बजे सब बैंकिंग सिस्टम बंद होने के बाद, अब एसबीआई और आईसीआईसीआई क्या करते हैं? दिन भर का ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि आईसीआईसीआई को, एसबीआई को आईसीआईसीआई को कितना देना है। इंडिया में सोच लो 1 लाख लोग आज एसबीआई से आईसीआईसीआई में पैसा भेजे हैं, और 90,000 लोग आईसीआईसीआई से एसबीआई में पैसा भेजे हैं। नेट में हिसाब कर लेते हैं, और जिसको जितना पैसा देना लेना है वो शाम को हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं, ऐसा कब होता है? एनईएफटी में। ऐसा किसमें होता है? एनईएफटी में। जब हम एनईएफटी करते हैं तो बैंक, आज सोच लो मैं सुबह 10 बजे एनईएफटी करके आया 20 तारीख को, ठीक से समझना वरना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस, दोनों का डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, तो एनईएफटी में क्या होता है? आज मैं सुबह सोच लो 10 बजे, 20 तारीख को सुबह 10 बजे मैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म दे के आ गया हूं एसबीआई में। ठीक है, एसबीआई अभी साथ ही साथ आईसीआईसीआई को पैसा देता नहीं है,
SBI वेट करता है शाम के 5 बजे का। शाम को 5 बजे सब पूरा ट्रांजेक्शन सब खत्म होने के बाद दिन भर का हिसाब करते हैं ये लोग, और फिर पैसा देना लेना करते हैं। और फिर उसके बाद जब ऐसे ऐसे को पैसा मिल जाता है शाम को 5 बजे के बाद, उसके बाद ऐसे ऐसे बैंक प्रतीक के अकाउंट में पैसा बढ़ाता है। इसीलिए एनईएफटी में लेट होता है। क्यों लेट हो रहा है? मैं सुबह 10 बजे दे के आ गया था फॉर्म एसबीआई में, लेकिन एसबीआई वाला ऐसे बैंक को साथ साथ पैसा नहीं भेजता। शाम को 5 बजे नेट में हिसाब करते हैं ये लोग, ठीक है, किससे कितना पैसा आने वाला है जाने वाला है हिसाब करते हैं, और फिर एसबीआई आईसीआईसी को पैसा देता है शाम को, और फिर आईसीआईसी बैंक प्रतीक के अकाउंट में बैलेंस को इंक्रीज करता है। तो प्रतीक को मैसेज आता है पैसा आ गया बोल के, इसमें थोड़ा समय लग जाता है। बात समझ में आ रहा है एनईएफटी क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि एसबीआई आईसीआईसी को उसी समय नहीं दे रहा पैसा, बाद में दे रहा है थोड़ा, ठीक है। लेकिन जब मैं आरटीजीएस करता हूं, मैं अगर फॉर्म में आरटीजीएस लिखा हूं, तो इसका मतलब मैं एसबीआई को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि शाम तक का वेट मत कर, अभी साथ ही साथ ऐसे को पैसा भेज। तो जब मैं आरटीजीएस लिखता हूं तो ऐसे एसबीआई क्या करता है, उसी समय आईसीआईसीआई को पैसा भेज देता है, और आईसीआई उसी समय आईसीआईसीआई प्रतीक को पैसा दे देता है। तो इसलिए बैलेंस साथ ही साथ इंक्रीज हो जाता है प्रतीक का। समझ में आ रहा है? दिस इज आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। और एनईएफटी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या नेट ट्रांसफर। क्लियर है ये? तो एनईएफटी और आरटीजीएस के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस हमारे फॉर्म भरने में है। अगर हम एनईएफटी सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम बैंक को बोल रहे हैं कि उतना अर्जेंट नहीं है, शाम को कर लेना आराम से। तो शाम को बैंक फ्री होने के बाद दूसरे बैंक को पैसा भेजता है, फिर दूसरा बैंक उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देता है, ठीक है। लेकिन आरटीजीएस में हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये अर्जेंट है, अभी थोड़ा इसको पहले कर दे। तो बैंक क्या करता है, साथ ही साथ दूसरे बैंक को पैसा भेज देता है, और दूसरा बैंक उसी समय जो है अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? व्हाट इज एनईएफटी, व्हाट इज आरटीजीएस? ठीक है। डेबिट कार्ड जो है वो हम कोई पेमेंट गेटवे में है, जैसे जैसे फ्लिपकार्ट में हो तुम, वहाँ ऑप्शन आता है डेबिट कार्ड का, ठीक है। उसके लिए एक पेमेंट गेटवे चाहिए पेमेंट करने। फ्लिपकार्ट का एक पेमेंट गेटवे, जैसे हमारे ऐप में एक पेमेंट गेटवे है रेजर पे का, तो हम डेबिट कार्ड यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं प्रतीक को पैसा भेजना चाहता हूँ, प्रतीक के पास तो कोई वेबसाइट नहीं है, कोई पेमेंट गेटवे नहीं है प्रतीक का, तो मैं डेबिट कार्ड से पैसा नहीं भेज पाऊंगा। तो मुझे एनईएफटी आरटीजीएस यूज करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड यूज होगा जब हम कोई प्लेटफॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कोई फ्लिपकार्ट में हम सामान खरीद रहे हैं, पेमेंट कर दी, वहाँ यूज होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वहाँ एनईएफटी आरटीजीएस काम नहीं आएगा। लेकिन जब हम किसी पर्सन को पैसा दे रहे हैं, यहाँ एनईएफटी आरटीजीएस काम आएगा, यहाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड काम नहीं आएगा, ठीक है। आरटीजीएस ऑनलाइन होता है ना? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। हम बैंक में जाके भी आरटीजीएस एनईएफटी दोनों कर सकते हैं फॉर्म भर के, और एनईएफटी आरटीजीएस हम नेट बैंकिंग से लॉगिन करके पैसा भेजते समय सिलेक्ट कर सकते हैं, एनईएफटी या फिर आरटीजीएस। क्लियर है ये? हाँ, हो सकता है उससे कम भी, पर यूजुअली 2 लाख से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। स्टार्ट करें? समझ में आ गया? एनईएफटी आरटीजीएस दोनों में फ़र्क क्या है? बैंक जो है एनईएफटी में एक बार सारा ट्रांजेक्शन को मिक्स करके एक बार में सेटल करता है, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस में बैंक उसी समय पैसा भेज देता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है रियल टाइम, मतलब उसी समय हो रहा है। ग्रॉस सेटलमेंट मतलब वेट नहीं कर रहा बाकी ट्रांजेक्शन का, अभी ये ट्रांजेक्शन का पैसा एक बार अभी के अभी भेजेगा, ठीक है। नहीं, सेम बैंक में भी हो सकता है एनईएफटी आरटीजीएस, वो तो मैं एग्जांपल दिया खाली। तो सेम बैंक में भी सेम है, एनईएफटी आरटीजीएस वही है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखना पहला एनईएफटी, under this the fund is directly transferred from one account to another. Direct transfer helps both the parties from inconvenience of drawing check, depositing check. The key difference between NEFT and RTGS is that RTGS is gross settlement basis. Gross settlement का मतलब अभी मैं पैसा दिया, अभी के अभी सामने वाले बैंक को पैसा जाएगा। लेकिन एनईएफटी में ऐसा नहीं होता। एनईएफटी में दिन भर का ट्रांजेक्शन सारा जोड़ के शाम को एक बार में सेटल होगा, ठीक है। Whereas NEFT is net settlement basis, ठीक है।
आरटीजीएस क्या है? ग्रॉस सेटलमेंट है। लेकिन एनईएफटी क्या है? एनईएफटी नेट सेटलमेंट है। ठीक है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब अभी मैं बैंक में पैसा दिया, बैंक वाला अभी के अभी पैसा भेजेगा, दूसरा ट्रांजेक्शन का वेट नहीं करेगा, मेरा पैसा अभी साथ साथ भेजेगा। और नेट सेटलमेंट का मतलब दिन भर में जितना ट्रांजेक्शन हुआ सबको कंबाइन करके एक बार में भेजेगा। दिस इज नेट सेटलमेंट। ठीक है। द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आरटीजीएस इज 2 लाख रुपीज, बट बहुत सारे बैंक आज के दिन में 2 लाख से कम भी अलाउ करते हैं आरटीजीएस करना। ठीक है। बट यूजुअली मैक्सिमम बैंक्स के अंदर आरटीजीएस का लिमिट है मिनिमम 2 लाख रुपीज। ठीक है। अगर 2 लाख से कम है तो बैंक तुमको आरटीजीएस करने नहीं देगा। कुछ बैंक्स में अलाउड है आरटीजीएस करना 2 लाख से कम में भी, बट यूजुअली इन मैक्सिमम बैंक्स के अंदर वो अलाउड नहीं है। ठीक है। वेयर देयर इज नो मिनिमम वैल्यू फॉर एनईएफटी। एनईएफटी का कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है। 10,000 रुपया भी हम एनईएफटी करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली समझने का अगर कोशिश करें तो 2 लाख या उससे ऊपर आरटीजीएस, 2 लाख से कम एनईएफटी। क्लियर है ये? क्योंकि तुम कुछ सोचो, बैंक ये मानता है 2 लाख से कम ये थोड़ी इतना अर्जेंट है, इसको शाम को देख लेंगे। लेकिन 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कोई भेज रहा है सामने वाले पार्टी को, तो बैंक मानता है थोड़ा अर्जेंट है, इसको अभी कर देते हैं। राइट। इस 50 लाख में अगर एनईएफटी लिखेंगे तो वो भी शाम तक जाएगा। हाँ, शाम तक जाएगा फिर वो। ठीक है। नेक्स्ट, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब उसी समय होना, वेट नहीं करना पड़ेगा, अभी भेजे अभी आएगा पैसा सामने वाले के अकाउंट में, इसे रियल टाइम। ठीक है। देखना, आरटीजीएस आर फंड्स ट्रांसफर सिस्टम where transfer of money or security takes place from one bank to another on a real time। मतलब उसी समय पैसा जो है सामने वाले के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। एंड ऑन ग्रॉस बेसिस, मतलब बैंक वेट नहीं करता बाकी ट्रांजेक्शन्स का। बैंक अभी मैं 5 लाख का आरटीजीएस किया तो बैंक अभी साथ ही साथ एसबीआई जो है आईसीआईसीआई बैंक को उसी समय 5 लाख भेज देगा। ठीक है। सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। कुछ भी वेट नहीं करना पड़ेगा, उसी समय पैसा जो है सामने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। द ट्रांजेक्शन सेटल एज सुन एज दे आर प्रोसेस। जैसे ही हम फॉर्म दिए सामने वाले अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ग्रॉस सेटलमेंट मीन ट्रांजेक्शन सेटल ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग देम फ्रॉम एनी अदर ट्रांजेक्शन। तो ग्रॉस का मतलब बता रहा है, ग्रॉस का मतलब होता है कि बाकी ट्रांजेक्शन का उसको मिक्स ना करना, ये ट्रांजेक्शन को अलग से सामने वाले बैंक में पैसा भेजना। ठीक है। दैट इज ग्रॉस। क्लियर है ये? तो देखना, एक बार नेट और ग्रॉस का मीनिंग फिर से रिपीट कर दे रहा हूं खाली, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सोच लो मेरे जैसे 10 लोग पैसा भेजे आईसीआईसीआई बैंक में, मैं 10,000 भेजा, फिर कोई 20,000 भेजा, कोई 30,000 भेजा है, कोई 40,000 भेजा है। ठीक है। तो बैंक एसबीआई क्या करेगा, एक साथ सबको जोड़ देगा और शाम को 5 बजे के बाद एक बार में 1 लाख रुपया सामने वाले बैंक में भेज देगा। दिस इज नेट सेटलमेंट। इसको क्या बोलते हैं? नेट सेटलमेंट। नेट सेटलमेंट का मतलब होता है सारा दिन भर का अमाउंट को जोड़ के एक बार में इवनिंग में भेजना पैसा। ठीक है। दिस इज नेट सेटलमेंट। राइट। नाउ व्हाट इज ग्रॉस सेटलमेंट? ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है, सोच लो एसबीआई से आईसीआईसीआई में 3 लाख भेजा तो बैंक उसी समय सामने वाले बैंक को पैसा भेज देगा साथ ही साथ। फिर एक कस्टमर आया 4 लाख भेजना चाहता है, साथ ही साथ बैंक 4 लाख भेज देगा उसी समय। फिर एक कस्टमर आया 5 लाख भेजना चाहता है, बैंक उसी समय 5 लाख भेज देगा। बैंक वेट नहीं कर रहा कि और ट्रांजेक्शन होगा तो सबको जोड़ूंगा फिर एक साथ शाम को भेजूंगा। अगर वेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। अगर वेट नहीं कर रहा, साथ ही साथ भेजते जा रहा है पैसा सामने वाले के अकाउंट में, दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। 3 लाख 4 लाख 5 लाख तो नेट वाले भेज नहीं नहीं, तब भी वो एक साथ अलग अलग ही होगा। अगर आरटीजीएस लिखे तो अलग अलग ही जाएगा, अगर एनईएफटी लिखे तो एक साथ शाम को एक साथ जाएगा। ठीक है। कोई एक साथ आ जाए ऐसे बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आरटीजीएस है तो एक बार में जाएगा, एनईएफटी है तो मिला के बाद में जाएगा। क्लियर है ये?
मैक्सिमम 2 लाख रुपीस। एनईएफटी का ऐसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है कुछ भी नहीं है मिनिमम, तो है ना। मैक्सिमम तक हम 2 लाख तक होता है तो बैंक एनईएफटी करने बोलता है, और 2 लाख से ऊपर होता है तो हम आरटीजीएस करते हैं। तो तुम समझ सकते हो एनईएफटी मैक्सिमम 2 लाख है, बट अगर हम कोई 10 लाख का फॉर्म में एनईएफटी लिख रहे हैं तो भी वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एनईएफटी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से बोलूँ तो तुम समझ सकते हो एनईएफटी मिनिमम 0, मैक्सिमम 2 लाख, आरटीजीएस मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। क्लियर है ये एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों पेमेंट का तरीका है, बस फर्क है कि साथ ही साथ पैसा भेजना है कि थोड़ा डिले होने से चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, प्रथम नहीं कर सकते, 2 लाख से कम आरटीजीएस नहीं कर पाएंगे, एनईएफटी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, शॉर्ट फॉर्म एटीएम, ठीक है। आज के दिन में बहुत कम हो गया यूसेज ऑफ एटीएम विद द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, थोड़ा यूसेज कम हो गया है, बट स्टिल यू मस्ट हैव सीन बैंक एटीएम्स, ठीक है। हम बैंक एटीएम में डेबिट कार्ड को यूज करके पैसा निकाल सकते हैं, अप टू अ सर्टेन लिमिट, ज़्यादा नहीं, 5-10 हज़ार 20 हज़ार तक लिमिट रहता है, उतना ही निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड लगेगा उसके लिए, और डेबिट कार्ड नंबर वहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। देखना, द पर्सन हु मेक्स पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इन बैंक इज नोन एज टेलर। टेलर का मतलब होता है बैंक में जो पैसा देना लेना करता है, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब पैसा देना लेना अपने आप अगर कोई मशीन के थ्रू हो रहा है, दैट मशीन इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म एटीएम। क्लियर है ये। तो एटीएम का मतलब है जो टेलर का काम है, TELLER टेलर, ठीक है। जो टेलर का काम है, टेलर मतलब बैंक का कैशियर, ठीक है। जो टेलर का काम है अगर वो ऑटोमेटिकली कोई मशीन के द्वारा हो रहा है, पैसा देना लेना अगर कोई मशीन के द्वारा हो रहा है, दैट मशीन इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्लियर है। ATM refers to automated teller which can do a tailor's job 24 hours a day and less than a half of the cost. खर्चा कम लगता है, फिजिकली कैशियर रखेंगे तो पैसा ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा लगेगा उसका सैलरी, लेकिन एटीएम जो है खर्चा कम लगेगा बैंक को एटीएम खोलने से, और 24 आवर्स अवेलेबल है। रात को 12 बजे भी कोई एटीएम से पैसा निकाल सकता है, लेकिन 12 बजे तो बैंक बंद हो गया होगा तो हम बैंक से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर। To use an ATM, you insert a plastic card which is the debit card and put the debit card code. Clear है? Next आता है e-cash और also called as digital cash, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हम लोग आज के दिन में सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं। जैसे हमारा पेटीएम हो गया और यूपीआई हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब हमारा एग्जाम्पल है ई-कैश या डिजिटल कैश का, ठीक है। देखना, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ई कैश इज यूज्ड ओवर इंटरनेट, ईमेल एंड पर्सनल कंप्यूटर और ऑन मोबाइल्स, ठीक है। जो इसमें यूनिक क्या है यूपीआई में, सिर्फ उसका जो यूनिक, एक तो यूपीआई आईडी जो यूनिक होता है हर पर्सन का, हर बैंक का, और दूसरा है उसका क्यूआर कोड। क्यूआर कोड जो अपने आप में यूनिक होता है, दिखता सेम है सारा क्यूआर कोड, पर उसमें जो पैटर्न्स होते हैं वो अलग होता है। हर एक क्यूआर कोड जो है उसका एक अलग पैटर्न है, वो पैटर्न से ही आइडेंटिफाई होता है कि वो कौन से अकाउंट का क्यूआर कोड है। क्लियर है। ऐसे फिजिकली हम देखेंगे दो क्यूआर कोड को तो मे बी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो क्यूआर कोड में दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। बट जब हम उसको स्कैन करेंगे तो वो क्यूआर कोड जिस अकाउंट का होगा उस अकाउंट का नाम वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एवरी अकाउंट हैज अ यूनिक क्यूआर कोड एंड अ यूनिक यूपीआई आईडी जो कि यूज होता है पेमेंट करने के लिए। द वर्क डिजिटल कैश वर्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर डन बिटवीन द बैंक। द यूजर मस्ट हैव अ ई कैश सॉफ्टवेयर, उसमें एक सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। यूपीआई यूज करने के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, कुछ एक यूज करना पड़ेगा, कोई एक तो ऐप होना चाहिए, वो ऐप के थ्रू ही पेमेंट हो सकेगा, ठीक है। लाइक एग्जांपल पेटीएम, भीम, फोन पे, गूगल पे, ये सब। बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर ई कैश कैन बी विड्रॉन और डिपॉजिट, और एक बैंक से लिंक होगा। ये जो डिजिटल पेमेंट्स है फोन पे, गूगल पे, किससे लिंक होता है?
एक बैंक अकाउंट से लिंक होगा। उस बैंक में हम पैसा डिपॉजिट किए तो उस बैंक का क्यूआर कोड से हम पेमेंट कर सकेंगे। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग सर्विसेज। क्लियर? तो पहला टाइप का सर्विस कंप्लीट है, बाकी नया सर्विस नया क्लास में पढ़ेंगे हम, इंश्योरेंस। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।